हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अदलामान सुमरो और हमने पिछले लेक्चर जो पार्ट 1 था उसमें हमने स्टडी किया था केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आज पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन के दूसरे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट। तो पहले हम थर्मल नेचर के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाए। अब ज़ाहिर जब रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ तो वो एनर्जी लेंगे। कुछ रिएक्शन में एनर्जी क्या कर रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में ले रहे थे। तो रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने आप कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यहाँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, यहाँ तो एनर्जी लॉस करके। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या लॉस होती है हीट के फॉर्म में होती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब या एवॉल्व हो, लॉस हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन में एनर्जी यहाँ तो हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब या क्या होगी, एवॉल्व होगी। तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बिंग और एवॉल्विंग द एनर्जी। अगर हीट एनर्जी केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है तो ऐसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा ही केमिकल रिएक्शन, ऐसा थर्मोकेमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी थर्मोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी यहाँ तो एब्जॉर्ब होती है, यहाँ तो एवॉल्व होती है। अगर एब्जॉर्ब होगी ऐसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिलीज होगी ऐसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं कि ये क्या होता है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और एवॉल्व्ड, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पर एनर्जी को रिलीज करके, ऐसे केमिकल रिएक्शन, ऐसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर एनर्जी रिलीज करेगा, कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर एनर्जी रिलीज करते हैं। तो हमने पढ़ा था कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जिसकी इंटरनल एनर्जी हाई होती है। ज़रा इंटरनल एनर्जी हाई होगी, जो जिस भी सब्सटेंस के पास एनर्जी हाई होती है वो सब्सटेंस क्या होता है, बेसिकली अनस्टेबल होता है। तो वो रिएक्टेंट जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी लार्ज अमाउंट में होती है वो रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है। और जब भी ये इस किस्म के रिएक्टेंट कंबाइन के प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर एनर्जी स्मॉल अमाउंट में होगी, यानी प्रोडक्ट बनाते वक्त वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन करते हैं जिसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं, अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड प्रोडक्ट क्या होती है, स्टेबल ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी इसमें रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, एनर्जी को रिलीज करके लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला सब्सटेंस यानी क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक दो सब्सटेंस हैं, ये ए सब्सटेंस है, ये दूसरा बी सब्सटेंस है। जब ये एक दूसरे में कंबाइन हो रहे हैं तो ये रिलीज कर रहे हैं ये एनर्जी और क्या बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये ए बी रिएक्टेंट हैं, कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट, पर उसके दौरान क्या रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी। तो ये कैसे किस्म का थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें उसके अंदर हीट एनर्जी का कितना चेंज आता है, उस चेंज को हम एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी चेंज मालूम करना चाहते हैं। सपोज ये रिएक्टेंट है, इसकी ओवरऑल एनर्जी है 100 जूल, ये इनिशियल रिएक्टेंट की एनर्जी है। जब ये रिएक्टेंट कंबाइन में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 50 जूल एनर्जी प्रोडक्ट के पास है, यानी 50 जूल एनर्जी क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी है इसको हम फाइनल एंथैल्पी बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल एंथैल्पी बोलेंगे। तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है तो हम एंथैल्पी की चेंज से मालूम करेंगे। तो एंथैल्पी की चेंज किससे बराबर होती है, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। जैसा कि प्रोडक्ट की फाइनल एंथैल्पी कितनी है 50 जूल और इसकी इनिशियल एंथैल्पी कितनी है 100 जूल, जब माइनस करेंगे तो ओवरऑल इसकी चेंज कितनी आएगी, -50। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है
तो इस रिएक्टेंट में कितनी एनर्जी कम हो रही है, 50 जूल कम हो रही है। यानी जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए तो उसमें रिएक्टेंट अनस्टेबल है, एनर्जी लार्ज है उसकी, तो जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो ओवरऑल जो एंथैल्पी का साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उसका वैल्यू उसके बराबर ही होगा जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। कौन से रिएक्टेंट शो करते हैं, और प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट जो अनस्टेबल होती है, एनर्जी लार्ज होती है, प्रोडक्ट इसमें स्टेबल और एनर्जी कम होती है। जब रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है तो एनर्जी लॉस करता है, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके लिए हमेशा एंथैल्पी की चेंज क्या होती है, तो साइन क्या होते हैं, नेगेटिव होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। सपोज रिएक्टेंट है, इसकी देखें आप कितनी इंटरनल एनर्जी हाई है। इंटरनल एनर्जी इतनी हाई है कि वो अप्रोच तो बराबर है थ्रेशोल्ड एनर्जी के, और इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉल अमाउंट में है। तो ये रिएक्टेंट अपने आप में कोलाइड करके क्या बन रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ज़ाहिर ये प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है इस रिएक्टेंट से कम है, क्यों, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये ग्राफ किस रिएक्शन को शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कौन से रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो हमने देखा कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसकी एनर्जी बहुत डिक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी बहुत स्मॉल होती है। अगर स्मॉल होगी तो वो रिएक्शन क्या होंगे, स्टेबल होंगे। अगर स्टेबल होंगे, एनर्जी स्मॉल है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं है, तो ज़ाहिर वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो वो रिएक्टेंट जिसकी एनर्जी कम होती है, वो स्टेबल होते हैं, वो रिएक्टेंट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन से रिएक्शन वो परफॉर्म करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ज़ाहिर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी, यानी प्रोडक्ट इसमें क्या होगी, अनस्टेबल होगी। फॉर एग्जांपल ये दो रिएक्टेंट हैं, एक ए और दूसरा बी रिएक्टेंट है। ये अपने आप में कन्वर्ट नहीं होंगे प्रोडक्ट में, इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये कौन सा रिएक्शन है, बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, और हम इसकी चेंज फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी चेंज का साइन क्या होगा। सपोज ये रिएक्टेंट की ओवरऑल एनर्जी है 50 जूल और इस प्रोडक्ट की एनर्जी है 100 जूल। ये इनिशियल एंथैल्पी, ये फाइनल एंथैल्पी। अगर हम चेंज फाइंड करेंगे तो चेंज कितना होगा, 50 प्लस पॉजिटिव चेंज आ रहा है, यानी ये 50 जूल एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी स्मॉल हो, स्टेबल हो, वो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो, एनर्जी लार्ज हो, यानी एनर्जी वो क्या करे, ड्यूरिंग रिएक्शन एब्जॉर्ब करे, उसके लिए डेल्टा एच यानी एंथैल्पी का साइन क्या हो, पॉजिटिव हो। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर हम देखें कि ये रिएक्टेंट है, उसकी ये इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बहुत स्मॉल है, थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे बहुत दूर है। ज़ाहिर ये इंटरनल एनर्जी जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेगी। तो ये इंटरनल एनर्जी क्या करता है, थ्रेशोल्ड में कन्वर्ट करने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। देखें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये दो केमिकल रिएक्शन की किस्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट, और इस दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन के दूसरे किस्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट। अब एक्सटेंट किसको बोलते हैं, एक्सटेंट प्रॉपर्टी होती है केमिकल रिएक्शन की जो हमें बताती है कि ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। यानी इसमें रिएक्टेंट कंबाइन हुए प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट बनकर वो रिएक्शन स्टॉप होगा, या वो प्रोडक्ट जो बन रही है वो वापस रिएक्टर में कन्वर्ट होगी, यानी रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट बोलते हैं। तो इस एक्सटेंट के बेसिस पे रिएक्शन स्टॉप हो रहा है या चल रहा है हमेशा,
उसके बेसिस पे रिएक्शन के दो किस्म होते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और रिएक्शन स्टॉप हो जाए, कंप्लीट हो जाए, स्टॉप हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि इसमें रिएक्टेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसलिए इसको हम वन वे या यूनि डायरेक्शनल रिएक्शन बोलते हैं। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि वो एक डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, इसलिए उसको हम वन वे या यूनि डायरेक्शनल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अनस्टेबल होने की वजह से वो ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट होती है, रिएक्टेंट में, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्जन होती रहती है, वो कभी स्टॉप नहीं होती। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में, इसलिए इसको हम बोथ वे या डबल डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होता है एक डायरेक्शन में जाके, वो इरिवर्सिबल, जो कंप्लीट नहीं होता दोनों डायरेक्शन में चल रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्शन स्टॉप होता है, और क्यों कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं होता, यानी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। तो इसको पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन शो करता है। ज़ाहिरा इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इस चीज को अगर हम समझते हैं कि कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल है या कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसको समझने के पहले हम एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वो जनरल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि दुनिया में हर सब्सटेंस उस हालत में रहना चाहता है जिस हालत में उसकी एनर्जी क्या होती है, स्मॉल होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की हालत में सब्सटेंस अपने आप में रहना चाहता है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर ये पेन मेरे हाथ पे मौजूद है तो ये स्टेबल है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त क्या होती है, इस सरफेस के हिसाब से जीरो होती है। पर जैसे जैसे मैं सरफेस के हिसाब से इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसके साथ वर्क करता हूँ, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। क्यों डाउनवर्ड जाती है, क्योंकि इस डाउनवर्ड जाने से इसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके अलावा एक आगे चल के हम फिनोमेना पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना होता है जिसमें एटम का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अंदर रिपल्जन इंक्रीज हो जाती है। रिपल्जन जब इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, जिसमें वो अल्फा, बीटा और गामा रेस खारिज करते हैं। उसके अलावा आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड की वजह से, जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। वो क्यों कंबाइन होते हैं, ज़रा एटम की एनर्जी क्या होती है, लार्ज होती है, और मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, स्मॉल होती है। यानी दुनिया में हर जो मैटर होता है, पार्टिकल होता है, वो उस स्टेट में रहना चाहता है जिसकी एनर्जी क्या हो, लो। अगर उसको लो करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा तो वो नीचे जाएगा। अगर कंबाइन होना पड़ेगा, जस्ट लाइक एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, वो कंबाइन होगा। अगर जुदा होने से उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जस्ट लाइक रेडियो एक्टिविटी, तो क्या होगा, जुदा होगा। यानी हर एक मैटर का मेन मकसद क्या होता है, टू रिमेन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम इसका रीजन पढ़ेंगे कि क्यों रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, क्यों रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने बताया कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में और रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो कौन से रिएक्टेंट ये परफॉर्म करते हैं, वो रिएक्टेंट जो हाई, जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी वो हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो जब ये रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एनर्जी अपने आप से क्या करेंगे, रिलीज, यानी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल। ज़ाहिर ये प्रोडक्ट स्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल एनर्जी है, इसलिए ये प्रोडक्ट स्टेबल होने की वजह से ये प्रोडक्ट कभी भी ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। रिएक्टेंट क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ऑलरेडी कम है और दुनिया में हर मैटर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में रहना चाहता है। इसलिए वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अनस्टेबल हो, क्यों उसकी एनर्जी हाई हो, जब ये रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल होगी, तो प्रोडक्ट कभी ब्रेक डाउन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट
नहीं होगी। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी हाई हो, प्रोडक्ट की एनर्जी लो हो, रिएक्टेंट अनस्टेबल हो, प्रोडक्ट क्या हो, स्टेबल हो, और वो रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑलवेज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि ये एक डायरेक्शन में चलता है, एक डायरेक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और स्टॉप जो हो जाता है, इसलिए इसको हम वन वे या यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन बोलते हैं। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन की वजह क्या हुई, वजह ये है कि रिएक्टेंट अनस्टेबल है, एनर्जी लार्ज है, प्रोडक्ट जब वो बना रहे हैं अपने आप से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसलिए वो प्रोडक्ट कभी ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी, इसलिए रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। तो इस इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम रफ्तार देखना चाहते हैं तो रफ्तार किस पे डिपेंड होगी, उस रफ्तार को हम बोलते हैं रेट। रेट क्या बताता है, रफ्तार को बताता है कि इस रिएक्शन की रफ्तार कितनी होती है, कितनी देर में रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का रेट लिखना चाहें तो जाहिर है जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी इसकी रफ्तार जो है प्रोडक्ट पर नहीं डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। जितने रिएक्टेंट लार्ज होंगे उतने रिएक्टेंट जो है तकन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, एनर्जी को लॉस करके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं, अनस्टेबल, प्रोडक्ट क्या होती है, स्टेबल होती है, और इसका जो रफ्तार होती है वो किस पे डिपेंड होती है, रिएक्टेंट पे डिपेंड होती है। और जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में तो रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, वन वे रिएक्शन या यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है, सोडियम नाइट्रेट कंबाइन हो रहा है AgCl से। इस रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा लार्ज होती है, यानी ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, अनस्टेबल। जब प्रोडक्ट बनाते हैं AgNO3 और NaCl, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इसमें रिएक्टेंट ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, जब प्रोडक्ट बनाएंगे स्टेबल होता है। तो ये रिएक्शन कौन सा होता है, अगेन इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल वन वे डायरेक्टेड एरो से। ये जो एरो देख रहे हैं आप, ये बेसिकली क्या होता है, किसकी सिंबल होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अनस्टेबल हो, एनर्जी लार्ज हो, प्रोडक्ट स्टेबल, एनर्जी कम हो, और उसकी रेट जो है डिपेंड करे रिएक्टेंट के ऊपर। और जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करें। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन, वन वे या यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा रिएक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस से कन्वर्ट हो किसमें, रिएक्टेंट में, यानी ये कन्वर्जन चलती है, कभी भी स्टॉप ना हो। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि दो डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसलिए इसको हम बोथ वे या डबल डायरेक्शनल रिएक्शन बोलते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्टेंट शो करते हैं, तो देखते हैं कि वो रिएक्टेंट जिसकी एनर्जी स्मॉल होती है, यानी वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, यानी वो कभी भी प्रोडक्ट में अपने आप कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वो एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ज़रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। अगर ज़ाहिरा प्रोडक्ट एक मैटर है, वो भी अपनी एनर्जी कम करना चाहती है, तो प्रोडक्ट फिर ब्रेक डाउन होगी किसमें, रिएक्टेंट में। फिर रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट अगेन अनस्टेबल है, वो फिर कन्वर्ट होगी किसमें, रिएक्टेंट में। ऐसे ही रिएक्टेंट कन्वर्ट होते जाते हैं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्टेंट में। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलवाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलवाएगा। यानी वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है जिसमें रिएक्टेंट स्टेबल होते हैं, एनर्जी कम होती है, और प्रोडक्ट क्या होती है, अनस्टेबल हो, उसकी एनर्जी हाई होती है, इसलिए वो एनर्जी कम करने के लिए प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में, और वापस रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, बोथ वे या डबल डायरेक्शनल रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम इसकी रफ्तार चेक करें, जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में, तो रफ्तार सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अगर प्रोडक्ट कन्वर्ट होगी रिएक्टेंट पे, तो रफ्तार किस पर डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट पे। यानी इस रिएक्शन में जो रफ्तार होती है बेसिकली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड होती है। जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनती जाएगी,
जब रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट लार्ज हो जाएगी, तब ये प्रोडक्ट कन्वर्ट होगी किसमें, रिएक्टेंट में, तब इसका रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के। तो जैसा कि ये बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है, कभी भी ये कंप्लीट नहीं होगी, तो इसलिए इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं और इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक साइड रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसमें रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और दूसरा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रिएक्टेंट बन रहे हैं ये वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। इस डबल एरो वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। क्यों, रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल है, और उसका रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड हो, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो। और जब ये कन्वर्शन हो रही है तो ये कभी भी स्टॉप की रिएक्शन नहीं हो, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, डबल एरो से। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो PCl5 ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, PCl3 और Cl2 ये अगेन कम होकर क्या बनेगा, PCl5। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा ही ये जो नाइट्रोजन है 3 मोल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स अमोनिया पैदा करेंगे, अगेन अमोनिया ब्रेकडाउन होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाएगी। तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और उसके अलावा ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा, H2 और I2, H2 और I2 फिर से कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये कौन से रिएक्शन होते हैं, बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अगर हम देखें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक ऐसी पॉइंट आती है रिवर्सिबल रिएक्शन में जहां पर रिएक्टेंट की कन्वर्जन प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट की कन्वर्जन रिएक्टेंट में, यानी उनका जो कन्वर्जन की स्पीड है दोनों की बराबर हो जाती है। उस कंडीशन को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या आता है, इक्विलिब्रियम, यानी वो पॉइंट आती है जब रिएक्टेंट की रफ्तार और प्रोडक्ट की रफ्तार क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो किस में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। जैसा कि ये चलता रहता है इसलिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। जैसा कि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन हो ही नहीं रही प्रोडक्ट की वापस रिएक्टेंट में, तो इसमें इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शन जो खत्म होएंगे या नहीं होएंगे, इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंट बोलेंगे। अगर खत्म होएंगे तो वो इरिवर्सिबल, वन वे या यूनिडायरेक्शनल, जिसमें रिएक्टेंट क्या होंगे, अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज एनर्जी, प्रोडक्ट क्या होगी, स्टेबल ड्यू टू स्मॉल एनर्जी, और जिसमें रेट डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल एरो से, और उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। और वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्जन होती रही, क्यों, प्रोडक्ट स्टेबल, रिएक्टेंट स्टेबल है ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल है ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और रेट रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है तो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, और ये कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। और उसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें इक्विलिब्रियम आता है जो डायनामिक नेचर होता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।